नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों से एक छोटा सा गांव है कंठोली जी। और कहानी है पुनर्जन्म की, एक पुराने अनसुलझे अपराध की और कैसे न्याय मिला उसकी। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो एक लेख है, रीइंकार्नेशन द बॉय हु अनकवर्ड मर्डर। ये कहानी एक 10 साल के बच्चे मोहन की है, जिसकी यादें कई साल पुराने एक राज पर से पर्दा उठा देती हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ मोहन की यादें नहीं थी। लेख ये भी बताता है कि गांव के लोग भी, वो भी मोहन में कुछ खास देखते थे। अच्छा, क्या मतलब? मतलब उनमें एक आम सी धारणा थी कि इस बच्चे में किसी पुरानी आत्मा का ज्ञान है। ये बात कहानी को शुरू से ही थोड़ी रहस्यमयी बना देती है ना? बिल्कुल। लोक विश्वास और रहस्य साथ साथ। जी। और यहीं से कहानी का जो असली मोड़ है वो सामने आता है। सोचिए जरा, एक बच्चा गांव में लौटे एक अजनबी रमेश उसको देखता है और कांपते हुए चिल्लाता है, तुमने मुझे मारा था। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं था। नहीं, ये तो जैसे कोई दबा हुआ अतीत फट पड़ा हो। इसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। तो आज हम क्या करेंगे? इसी लेख के आधार पर इस पूरी घटना को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मोहन की वो धुंधली यादें, फिर सबूत कैसे मिले, रमेश ने जुर्म कैसे कबूला और आखिर में क्या हुआ, ये सब जैसा लेख में बताया गया है। और ये भी देखेंगे कि ये लेख इस कहानी से क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मोहन का माहौल, उसका परिवार, स्रोत क्या कहता है? हाँ, तो लेख के मुताबिक कंठोली गांव है, पिता हरिदास, माँ कमला और ये 10 साल का मोहन। और स्वभाव कैसा था उसका? आम बच्चों जैसा? हाँ, मतलब चंचल तो था, पर अपनी उम्र के हिसाब से काफी समझदार भी था, मेहनती भी, गांव वालों की नजर में भी था ये। अच्छा, और वो जो गांव वालों की धारणा थी, पुरानी आत्मा का ज्ञान, क्या इसका कोई आधार था? मतलब क्या वो कुछ अलग करता था? हाँ, लेख इस पर जोर देता है। ये सिर्फ कही सुनी बात नहीं थी। मोहन का व्यवहार, उसमें कुछ था जो लोगों का ध्यान खींचता था। जैसे क्या क्या संकेत हैं ऐसे? लेख में लिखा है कि मोहन का गांव की कुछ खास जगहों से बड़ा जुड़ाव था। पुराना मंदिर या नदी किनारे के वो वीरान से खंडहर। बच्चे तो ऐसी जगहों पर कम ही जाते हैं। सही कहा, वो अक्सर वहीं मिलता था और वहां वो ऐसी बातें कहता था जो अजीब थीं 10 साल के बच्चे के मुंह से सुनने में। क्या कहता था? जैसे खंडहरों को देखकर बोलता, ये मेरा घर था, यहीं मेरी माँ रहती थी। अब सोचिए उसकी माँ कमला ये सुनती होंगी तो डर तो लगता ही होगा कि ये क्या कह रहा है बच्चा। बिल्कुल, लेख में माँ की ये चिंता साफ दिखती है। ये एक भावनात्मक तनाव भी डालता है कहानी में। और जब माँ पूछती तो मोहन क्या कहता था? कुछ साफ बताता था? नहीं, यहीं तो बात और उलझती है। वो कहता, माँ ठीक से याद नहीं आ रहा, पर सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। धुंधली यादें हैं, जैसे कुछ याद आने की कोशिश कर रहा हो पर आ ना पा रहा हो। बिल्कुल, लेख इसी आंतरिक कश्मकश को दिखाता है। तो ये यादें, ये अजीब बातें, ये सब पृष्ठभूमि बना रहे थे, पर कहानी में असली मोड़ तो रमेश के आने से आया, है ना? बिल्कुल, रमेश अपनी पत्नी सुशीला के साथ शहर से गांव लौटा था और जैसे ही मोहन का सामना रमेश से हुआ, स्थिति एकदम पलट गई। क्या हुआ उस वक्त? लेख क्या बताता है? लेख कहता है कि रमेश को देखते ही मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपने लगा और फिर सीधा वो इल्जाम, तुमने मुझे मारा था। हाँ, अब किसी बच्चे का यूं हत्या का आरोप लगाना ही बड़ी बात है, पर उससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात थी रमेश की हालत। रमेश, उसने क्या किया? वो एकदम हक्का बक्का रह गया, जैसे कोई भूत देख लिया हो। चेहरे का रंग उड़ गया था उसका। अच्छा। और उसकी ये घबराहट, ये कहीं ना कहीं मोहन की बात को वजन दे रही थी। सुनने वाले के मन में पहला शक वहीं पैदा होता है, शायद बच्चा सच कह रहा हो। ये तो एक बड़ा टकराव था। इसके बाद क्या हुआ? मोहन की तबीयत पर कुछ असर पड़ा? हाँ, लेख बताता है कि उसी रात मोहन को तेज बुखार आ गया, बहुत तेज। ओह! और वो नींद में बड़बड़ाने लगा। पर ये सिर्फ बुखार की बड़बड़ाहट नहीं थी, इसमें रहस्य की अगली कड़ी छुपी थी। नींद में क्या कहा उसने? यही कहानी थोड़ी और साफ होती है। वो बुखार में कह रहा था, मैं रवि हूं, मैंने तेरा राज देखा था रमेश, तूने मुझे पहाड़ी से धक्का दिया था। अरे, ये तो बहुत खास जानकारी है। पहली बार एक नाम आया, रवि। जी, और सिर्फ नाम नहीं, हत्या का तरीका भी, पहाड़ी से धक्का देना।
अब ये सिर्फ धुंधली यादें नहीं थीं, ये ठोस बातें थीं। ये सुनकर तो उसके माता पिता हरिदास और कमला बहुत घबरा गए होंगे। हाँ, स्वाभाविक है। बहुत डर गए, परेशान हो गए, समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने गांव के पंडित जी से मदद लेने का सोचा। अच्छा, पंडित जी से। ये दिखाता है कि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर आध्यात्मिक सहारा ढूंढते हैं। बिल्कुल। तो पंडित जी ने क्या कहा, उनका क्या निष्कर्ष था? पंडित जी ने मोहन की हालत देखी, ध्यान लगाया और फिर जो कहा उसने कहानी को एक नई दिशा दे दी। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बच्चा अपने पिछले जन्म की बातें याद कर रहा है। पुनर्जन्म। हाँ, पर सिर्फ इतना नहीं। उन्होंने कहा कि इसका जन्म एक खास मकसद से हुआ है, अधूरी हत्या का सच सामने लाने के लिए। अधूरी हत्या का सच, ये तो बहुत बड़ा दावा है। इसका क्या असर हुआ? असर गहरा हुआ। देखिए, इस आध्यात्मिक व्याख्या ने मोहन की बातों को एक तरह की लेजिटिमेसी दे दी। गांव वालों ने भी इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। अब ये सिर्फ बच्चे की कल्पना नहीं रही। मतलब पंडित जी की बात ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। जी, और इसने एक तरह से न्याय की तलाश को दिशा दी। लोगों को लगा कि शायद इसमें कुछ सच्चाई है और हमें कुछ करना चाहिए। तो पंडित जी की बात के बाद क्या मोहन ने कुछ और बताया, कोई और ठोस सुराग दिया? हाँ, अगले ही दिन जैसे उसे रास्ता मिल गया हो, वो कुछ गांव वालों को लेकर गांव के बाहर एक टीले पर गया। पुराना जंगल से घिरा हुआ टीला, सुनसान जगह। और वहां जाकर उसने पूरी घटना बताई, ऐसे जैसे सब अभी अभी हुआ हो। उसने टीले के किनारे इशारा किया और कहा, यहीं रमेश ने मुझे धक्का दिया था। मैं नीचे गिरा, मेरा सिर एक पत्थर से टकराया, फट गया और फिर सब अंधेरा हो गया। रोंगटे खड़े हो गए सुन के। 10 साल का बच्चा इतनी सटीकता से। बिल्कुल, लेख का ये हिस्सा बहुत नाटकीय है। गांव वालों ने क्या किया फिर? यकीन किया उसकी बात पर? उसका आत्मविश्वास, घटना का ब्यौरा और पंडित जी की बात तो थी ही। उन्होंने मोहन की बात को गंभीरता से लिया और फैसला किया कि उस जगह खुदाई करेंगे। खुदाई? ये तो बड़ा कदम था। हाँ, अब वो अलौकिक बातों को भौतिक सबूत से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और क्या मिला खुदाई में? मिला, और जो मिला उसने सबको चौंका दिया। सचमुच वहां एक इंसान का कंकाल मिला। कंकाल? तो मोहन की बातें वो सच थी? हाँ, और यहीं कहानी का रुख बिल्कुल पलट गया। कंकाल के कपड़ों की जेब से एक पहचान पत्र मिला। आधा सड़ा हुआ था, पर जब ध्यान से देखा गया तो उस पर नाम लिखा था रवि। रवि, वही नाम जो मोहन बुखार में बड़बड़ा रहा था। तो ये सबूत था कि मोहन ही पिछले जन्म में रवि था, या कम से कम वो रवि की कहानी बता रहा था। बिल्कुल। यहाँ पर रहस्य और हकीकत वो मिल गए। बच्चे की याद, पंडित की बात, कंकाल और अब ये पहचान पत्र, सारी कड़ियां जुड़ गईं। और रमेश, वो कहाँ था इस सब के दौरान? वो भी वहीं था क्या? हाँ, रमेश भी वहीं था। जब कंकाल मिला और रवि का नाम सामने आया, वो ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया, बेहोश हो गया। बेहोश? और होश आने पर तो वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने रोते हुए सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मान लिया उसने? हाँ, मान लिया कि उसी ने रवि को मारा था। और वजह? वो गगमौली बात जो मोहन ने कही थी? हाँ, रमेश ने बताया कि रवि उसका दोस्त था, पर रवि को पता चल गया था कि रमेश कुछ पैसों की हेराफेरी कर रहा है, गबन। अच्छा। उसे डर था कि रवि राज खोल देगा, इसलिए उसने रवि को धोखे से उस टीले पर ले जाकर धक्का दे दिया, हत्या कर दी। तो मोहन की यादें, पंडित जी की बात, कंकाल, पहचान पत्र और अब रमेश का इकबालिया बयान, सब जुड़ गया। जी, पूरी तस्वीर साफ हो गई। तो फिर पुलिस आई होगी, रमेश गिरफ्तार हुआ? हाँ, लेख के आखिर में यही बताया है। गांव वालों ने पुलिस बुलाई, रमेश हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो गया। रवि को न्याय मिल गया आखिरकार? हाँ, सालों बाद ही सही। और मोहन, उसका क्या हुआ? जब सब सच सामने आ गया, रमेश पकड़ा गया, तब मोहन की क्या प्रतिक्रिया थी? मोहन की प्रतिक्रिया भी उतनी ही अलग थी। जब रमेश ने जुर्म माना और पुलिस उसे ले गई, तो मोहन की आंखों में आंसू तो थे, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। शांति? हाँ, और उसने धीरे से कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ। अब मेरा काम पूरा हुआ? जैसे कोई मिशन पूरा हो गया हो। बिल्कुल, ऐसा ही लगा। तो क्या इसके बाद वो ठीक हो गया, मतलब सामान्य जीवन जीने लगा? कहानी का अंत भी उतना ही मार्मिक है और रहस्यमयी भी। उसी रात जब सब शांत हो गया, मोहन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, हल्का सा मुस्कुराया और कहा,
माँ, अब मुझे सुकून है। ये उसके आखिरी शब्द थे। आखिरी शब्द? आपका मतलब वो? अगली सुबह मोहन नींद में ही शांत हो गया। वो उठा ही नहीं। अरे! लेख में लिखा है जैसे कोई आत्मा मुक्त हो गई हो। उसका जाना भी उतना ही रहस्यमयी लगा जितना उसका आना और ये सब बताना था। ये तो बहुत ही भावनात्मक अंत है और चौंकाने वाला भी। गांव के लोग क्या सोचते हैं अब इस बारे में? कंठोली में क्या मान्यता है? लेख के अंत में इसका जिक्र है। गांव वालों का विश्वास और पक्का हो गया है। वो मानते हैं कि कभी कभी आत्मा तब तक नहीं जाती जब तक उसे अधूरा न्याय न मिल जाए। उनके लिए मोहन का आना, रवि की हत्या का राज खोलना और फिर चले जाना, ये सब एक बड़ी दैवी योजना का हिस्सा था। शायद यही सोच उन्हें इस पूरी घटना को समझने में मदद करती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, उत्तराखंड का एक गांव कंठोली, 10 साल का बच्चा मोहन, उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आती हैं। जी। और उन यादों से सालों पहले हुई एक हत्या का राज खुलता है, रवि नाम के आदमी की हत्या। हत्यारा निकलता है रमेश, रवि का ही दोस्त। सबूत मिलते हैं, रमेश जुर्म कबूल करता है। और न्याय मिलने के बाद मोहन, जिसका शायद यही मकसद था, वो शांति से चला जाता है। बिल्कुल सही। और ये जरूरी है समझना कि ये लेख, ये स्रोत कहानी को कैसे पेश करता है। अंत में वो एक तरह का संदेश देता है। हाँ, लेख कहता है सच चाहे कितना भी गहरा दबा हो, एक दिन सामने आ ही जाता है। पुनर्जन्म सिर्फ कहानी नहीं, कभी कभी ये अधूरी आत्माओं का सत्य होता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि ये लेख का अपना नजरिया है, स्रोत का निष्कर्ष है। बिल्कुल, हम यहाँ स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। न्याय, याददाश्त और जिसे हम आत्मा या चेतना कहते हैं, इनके बीच कैसे अदृश्य धागे हो सकते हैं। क्या वाकई कुछ अनकहे सच, कुछ अधूरे काम अपनी पूर्ति के लिए ऐसे रास्ते चुनते हैं जो हमारी आम समझ से परे हों? ये सवाल तो है, गहरा सवाल है, जिसका कोई सीधा जवाब शायद नहीं है। पर यह कहानी जैसी बताई गई है, हमें याद दिलाती है कि दुनिया में हमारी समझ से परे भी बहुत कुछ हो सकता है। रहस्य जिनकी परतें खोलना आसान नहीं। हाँ, एक ऐसी पहेली जिस पर सोचा जा सकता है, मनन किया जा सकता है।